हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में बॉन्डिंग थ्योरी जो चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और उसका कुछ आज जो वीडियो है वो इसका पार्ट बी है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम बॉन्डिंग थ्योरीज के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? अमोनिया इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ आइसो। पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये जो वर्ड आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका क्या मतलब होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? अमोनिया, इसको जानने के पहले हमें तो पता ही नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली होता क्या है। कोई भी दो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब कहते हैं? वो किन्हीं भी दो स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब तब कहेंगे जब उनमें क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो, वो क्या हो, सेम हो। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से। तो जब हमारी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, वो क्या हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक है, NH ऐसा ही होता है अमोनिया। ठीक है, NH3। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपके फ्री रेडिकल से, कार्बोकैटायन से, कार्बन आयन से। तो इसको आपको बताना है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं NH3 में? अमोनिया में 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमको बताना है कि फ्री रेडिकल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बोकैटायन में होते हैं, कार्बन आयन में होते हैं, या फिर ऑल ऑफ देम, सारे में होते हैं। तो आपको अगर पता हो तो आपको पता होगा कि फ्री रेडिकल में कितने होते हैं। अगर नहीं पता है तो आपके पास जो आपका कल वाले, जो मतलब कल वाले नहीं, जो इसके पिछले वाला जो लेक्चर है, यानी कि बॉन्डिंग थ्योरीज का पहला वाला, उसमें हम डिस्कस भी किए हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ, तो उस वहां पे हम डिस्कस किए थे। तो जो आपका फ्री रेडिकल होता है, कार्बन आयन होता है, कार्बोकैटायन होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं? तो जो आपका कार्बोकैटायन होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। कार्बोकैटायन मतलब ऐसा स्पीसीज जहाँ पे कार्बन पे क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो वहां पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होता है, एक बॉन्ड जो होता है यही बॉन्ड टूट जाता है तो C+ आ जाता है। तो वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज देखने को मिलती है। आपके कार्बन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं? अच्छा, कार्बन आयन में 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं। कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं। और साथ में फ्री रेडिकल में, रेडिकल कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं। कैसे स्पीसीज? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो यहाँ पे जो NH3 है वो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स आया है। तो यहाँ पे किसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? किसमें दिख रहा है? ये पर्टिकुलरली कार्बन आयन में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आपका जो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप इस वीडियो को ऐसा कर सकते हो कि 2x पे देख सकते हो या फिर 1.75 पे। और अगर नहीं पता है, एकदम बेसिक्स भी नहीं आपको क्लियर है, तो आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल? कौन सा इसमें से कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी की बात। तो जो कार्बन आयन होते हैं आपके पास, उनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बन आयन में क्या होती है? तो मैंने इसको बता रखा है कि ये पहले 3rd डिग्री वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपके 2 डिग्री वाले आएंगे, फिर आपके कौन आएंगे? 1 डिग्री वाले, और फिर कौन आएगा आपका? मेथिल, मेथिल कार्बन आयन। कौन आएगा आपका? मेथिल कार्बन एनायन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। मेथिल दिया है, प्राइमरी दिया है, सेकेंडरी दिया है, और
टर्शरी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास? तो आपके पास सबसे ज्यादा पूछा है ना, मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो आपके पास 3 डिग्री यानी कि टर्शरी, ठीक है। 3 डिग्री को ही टर्शरी कहते हैं और 2 डिग्री को सेकेंडरी और 1 डिग्री को प्राइमरी बोल रहे होते हैं। और ये आपका मेथिल कार्बोकेटायन ये हो जाता है आपका मिथिल, ये तो है ही। चलो, अब इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, कौन सा इसमें से आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 2 प्लस, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3 होल ट्वाइस CH प्लस, यानी कि CH3 C CH3 और CH प्लस, ये है आपके पास, ठीक है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखो तो वो कैसा है आपका, थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ लिखते हैं CH3 CH3 और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है आपका, ठीक है। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में C6H5 CH2 प्लस है, यानी ये आपका C6 मतलब इसको खोल के थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और आपका CH2 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप सीधे क्लोज रिंग बना सकते हो, है ना, या फिर C6H5 और क्या कहते हैं CH2 प्लस, ठीक है। तो इसमें वैलेंसी देख लेना। तो देखो इसमें क्या होगा, हमें क्या देखना है, कौन सा आयन स्टेबल देखना है, और सारे क्या है, कार्बोकेटायन। तो वीडियो में मैंने मतलब जब मैं क्लासेस ले रही थी तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपके कार्बोकेटायन की जब स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो पर्टिकुलरली उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम आई इफेक्ट की हेल्प से देख रहे होते हैं या फिर हम अपने हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम यहाँ पे इफेक्ट लगा के देखें, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 प्लस, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें मुझे बताओ जो आपका नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या चीज, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, सारे में हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है, तो जितने नंबर ऑफ आपके अल्फा हाइड्रोजन, कौन से अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे आपके स्ट्रक्चर में उतना आपका नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है आपका जिसपे क्या है प्लस चार्ज लगा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि ये हो गया है आपके पास अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होता है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास, H3 है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गए और हाँ ये चीज आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करो। देखो क्या है, अब ये कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें से कौन कौन इसके अल्फा कार्बन है, तो ये कार्बन भी क्या होगा, कैसा होगा, अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी कैसा होगा, अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी टोटल आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन आए। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन आए। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा क्या कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 6 मिल गए। फिर आपका नेक्स्ट है ये वाला स्ट्रक्चर है ना, तो इससे देखो कितने अल्फा कार्बन है, ये 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन है आपके पास। इन तीनों से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यानी 3 + 3 + 3, ठीक है। यानी टोटल कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए आपके पास, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी नंबर ऑफ आपके पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ गया, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए, तो आपके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा पर्टिकुलरली, ठीक है। अब यहाँ पे इस CH2 के लिए देखें तो इससे भी क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। तो इस केस में भी देखो, अब देखो किसके पास सबसे ज्यादा क्या आया है, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आया। मैंने ये भी बताया था नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, यानी कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये तो हो गया एक अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा अप्रोच क्या था, दूसरा अप्रोच ये था कि पिछले के कुछ क्वेश्चंस में हम ये देखे हैं कि या तो इस वीडियो में होगा या फिर पार्टी में भी हो सकता है वो, तो ये देखे हैं कि जैसे आपका क्या होता है, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम ये बोलते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो मेथिल कार्बोकैटायन ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हो ये 3 डिग्री दिख रहा है। अब C6H5 है, CH2 है, तो आप इसको भी बना सकते हो, और क्या कहते हैं ये आपका 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो आप उससे भी कह सकते थे कि ये ही स्ट्रक्चर आपका बेसिकली क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, कैसा शेप होना चाहिए आपका, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब मुझे बताओ इन सारे स्पीसीज में किसका किसका, देखो ये आपका हो गया यहाँ पे CH3 माइनस CH3 प्लस है आपका, और BF4 माइनस है, और आपका SiH4 है। तो इसको मैंने सीधे से अगर आपको याद हो तो जब मैं क्लास में आपको क्या बताया था, ये जो CH3 प्लस होता है ना, इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और टॉपिक था इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस करते हुए मैंने ये बताया था कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। और CH3 माइनस होता है, ये कैसा शेप होता है, ये आपका पिरामिडल शेप होता है। और SiH4 ये तो टेट्राहेड्रल प्लेनर, वो उसमें आ जाएगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर पे आपको जाना है, तो ये तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा शेप हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें क्या होता है, इसमें आपके 3 H लगे होते हैं, और एक क्या होता है, एक खाली होता है ना। तो आपको ट्राइगोनल प्लेनर शेप देखने को मिल जाता है किसका, CH3 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, which of the following hybridization has 2 p orbitals unused, यानी कि किस हाइब्रिडाइजेशन में आपका 2 p ऑर्बिटल्स यूज नहीं हुए हैं, अनयूज्ड हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संकरण में 2 p ऑर्बिटल्स अपर्युक्त हैं, मतलब कि अनयूज्ड हैं, जिनका यूज नहीं हुआ है फॉर्मेशन में। देखो इसमें क्या है, पहला है आपके पास sp3 में क्या है, एक s ऑर्बिटल कंबाइन किया है और प्लस 3p आपका कंबाइन किया, ठीक है। और आपके sp2 में नेक्स्ट ऑप्शन आपका sp2 दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या है आपका 1s कंबाइन किया है और 2p कंबाइन किया, ठीक है। और साथ में sp में देखो क्या है, तो sp में 1s कंबाइन किया है और 1p कंबाइन किया है, और नन ऑफ दीज फिर ऑप्शन है। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, किसमें 2 p ऑर्बिटल्स अनयूज्ड है, यहाँ पे देखो इसमें तो तीनों p ऑर्बिटल्स यूज्ड अप हो गए हैं, ठीक है। इसमें एक खाली है, 1 वैकेंट है, एक मतलब वैकेंट नहीं लिखेंगे, 1 अनयूज्ड है, ठीक है, 1 अनयूज्ड है। और इसमें तो एक ही यूज्ड अप हुआ है, यानी कितने वैकेंट है, 2 अनयूज्ड हैं, ठीक है, अनयूज्ड है। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहाँ SP दिख रहा है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास थर्ड वाला, ठीक है। आई बात समझ में, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी इनमें से किस हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज है एस कैरेक्टर का, एस कैरेक्टर का ज्यादा परसेंटेज किस हाइब्रिडाइजेशन में है। चलो देखो, ये आपका sp3 है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp है। अगर कुछ नहीं पता है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर थोड़ी बहुत मैथ्स भी आती हो तो। इसमें देखो क्या है, ये sp3 sp2 sp। अब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने यूज हुए हैं, एक s यूज हुआ है और 3p यूज हुआ है ना। तो इसमें s, इसमें और इसमें देखो एक s यूज हुआ है और 2p यूज हुआ है, और इसमें एक s यूज हुआ है और एक सॉरी एक p यूज हुआ है ना, एक p प्लस 1p, एक p यूज हुआ है। तो s कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, जिसमें मतलब देखो यहाँ पे इसमें 3p यूज हुआ है, तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, इसमें तो कम है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे फिर भी ये 3p है, लेकिन यहाँ पे 1s है और 2p है, तो इसमें s कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या है, 1s है और 1p है, यानी कि कितना कितना होगा, 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे मोस्टली मतलब कि s कम होगा, यहाँ पे p ज्यादा होगा। तो सबसे सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, इसमें है, यानी आपका राइट ऑप्शन किसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें और क्वेश्चंस भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सी सिंगल बॉन्ड, कहाँ पे देखना है आपको, सी सिंगल बॉन्ड ऑफ, ये आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि है CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे, इसका सी सिंगल बॉन्ड का बोल रहा है, यानी यहाँ पे आपको देखना है। तो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सी सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, ठीक है, सी के मतलब देखो ये स्ट्रक्चर के सी एकल बंध में कार्बन परमाणुओं की संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp3 ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया ये वाला, ठीक है कोई बात नहीं, sp3 और फिर sp2 और फिर यहाँ पे sp3 ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम सॉल्व करें तो देखो, बहुत से बच्चे देख के ही बता लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो देखें, यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमको निकालना है किसका हाइब्रिडाइजेशन। तो एक ये A मान लें, इसे B मान लें, ठीक है, इस कार्बन को A और इस कार्बन को B, ठीक है, A और B कार्बन को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है C सिंगल बॉन्ड, यानी इन्हीं दोनों कार्बन पे सिंगल बॉन्ड निकला है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखने की कोशिश करो, यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर देखने की कोशिश करें तो देखो, जब भी आपके पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें एक क्या होता है, एक सिग्मा होता है और इसमें 2 पाई होता है ना। तो उसी पे ये क्या कहते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका इसका और इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इसके लिए बॉन्ड देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पे एक बॉन्ड देखो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लेते हैं। तो यानी इसको टोटल हम कितना ले लेंगे, सी, जब हम सी ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे, सॉरी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक सी और सी के बीच में, यानी 1+1 2 बॉन्ड पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और अगर हम Z कैलकुलेट करें, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें, तो ये 2 बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो ये आ गया कितना 2, कितना आ गया आपके पास 2। तो जब 2 होता है तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp, ठीक है। अब देखो जब CB यानी कि इस वाले कार्बन के लिए कैलकुलेट करना चाहे, तो इस वाले कार्बन के केस में क्या हो जाएगा, ये देखो कितने कितने बॉन्डिंग बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, फिर ये कार्बन के साथ ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना है, इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख लो, इसको ऐसे बनाए हम, और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, और मैंने बताया कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको नहीं लेके एक बॉन्ड लेते हैं, यानी टोटल बॉन्ड पेयर वन यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, तो टोटल इसके पास कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पे Z कैलकुलेट करो, और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 3 + 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। यानी कि जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, ये आपका इस केस में sp2 कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। देखो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, इसके लिए आ गया A के लिए sp और इसके लिए आ गया sp2, यानी sp और sp2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन दिखा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 and कार्बन एटम 2 in compound N triple bond C single bond CS double bond CS2 involves the hybridized carbon S। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, sp2 है, sp2 है, sp2 sp2 sp3 sp sp sp2 sp और sp। ठीक है, तो देखो इसमें आपको बताना है कि इनका N ट्रिपल बॉन्ड CCH ये आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपके पास ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है, वही पिछले क्वेश्चन जैसा। तो वीडियो पॉज करके खुद से करने की एक बार कोशिश करो, फिर देखना। तो यहाँ पे अगर C1 के लिए जब हम निकालें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, देखो C1 के लिए तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसके लिए Z की वैल्यू लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 2 + 0 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 यानी कि sp हो जाएगा। कैसा हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज। और इसके लिए कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि C2 के लिए कैलकुलेट करना चाहें, तो इसके लिए कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करो अगर, तो ये C है, ये H है। C2 के लिए एक यहाँ बॉन्ड पेयर दिख रहा है, ये वाला एक दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, और ये डबल बॉन्ड है, इसको एक ले लेंगे, 1 2 3, टोटल कितने बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर यानी स्टेरिक नंबर आपका Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 0। लोन पेयर है नहीं, तो ये 0 क्या लिख रही हूँ मैं, लोन पेयर। अगर लोन पेयर होता तो उसको भी काउंट करके हम लिख रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जब 3 होता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे sp आया, यहाँ पे कितना आया, sp2 आया। देखो sp2 sp2 गलत हो गया, sp3 sp नहीं। अब देखो, अच्छा ठीक है, sp ऑप्शन में ऐसे भी लिख दिया, अगर sp2, अगर ऑप्शन ये होना sp2 sp, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इसको नहीं आप टिक कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके सेकंड वाले के लिए sp2 आई है और फर्स्ट वाले के लिए sp आई है। ठीक है, तो आप पहले sp लिखा होना चाहिए, फिर sp2 होना चाहिए। ठीक है, अभी तो आपको ऐसा सच ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो sp एंड sp2 ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, तो द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, वीकेस्ट एसिड बताना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है, इसको देखते हैं। CH3COOH, फिर आपका क्या है, CH2Cl COOH, ठीक है, और ये है CH2Cl2COOH, और फिर आपके पास है लास्ट में Cl3COOH। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। इसको भी मैंने बताया था क्लास में, क्या, देखो सबसे पहले CCl3 को देखो। अब इसको आप एसिडिटी, मतलब कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको किस इफेक्ट से देख रहे होते हैं, इसके लिए हम आई इफेक्ट यूज करेंगे। अपना कौन सा इफेक्ट यूज करेंगे, आई इफेक्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो आई इफेक्ट को अगर हम चेक करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, Cl कैसा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपके पास इस स्ट्रक्चर में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यानी तीनों क्या कर रहे होंगे, माइनस आई लगा रहे होंगे। क्या यहाँ पे एक सेकेंड, CL3, ओके, Cl, ठीक है। ये भी माइनस आई लगाया, ये भी माइनस आई लगाया, ये भी माइनस आई लगाया, ठीक है। यानी कि 3 माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे 3 साइड से लगे। यहाँ पे देखो 2 है, यानी कितने, दो बार माइनस आई, एक बार CH और ये Cl, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, कोई बात नहीं, CH Cl और ये भी Cl। तो यहाँ से माइनस आई लगा आपके पास, और यहाँ से भी माइनस आई लगा, यानी 2 माइनस आई लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक माइनस आई, ठीक है, ये माइनस आई लगा है, यहाँ पे कोई माइनस आई नहीं लगा, यानी कि माइनस आई नहीं लगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपके एसिड में जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, उतना ज्यादा क्या होता है, आपका जो भी कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे किसमें सबसे कम माइनस आई है, या फिर है ही नहीं, तो ये आपका है CH3COOH, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आपको बताना था वीकेस्ट एसिड, यानी सबसे वीक एसिड, सबसे वीक एसिड आपका CH3COOH हो जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पर्टिकुलरली आपका, ठीक है, CCl3COOH हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ गया CH3COOH। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्या कह रहा है, रेजोनेंस इज ड्यू टू, रेजोनेंस क्यों होता है आपका, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या रेजोनेंस में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है, क्या रेजोनेंस में आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है। रेजोनेंस में देखो क्या होता है, आपका क्या होता है कि जब तक डबल बॉन्ड ना हो, तो डबल बॉन्ड हमेशा किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है। अब रोल किसका, सॉरी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। माइग्रेशन ऑफ एच एटम माइग्रेट करता है क्या, जब हम कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हम H इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन कराते हैं, H एटम्स का माइग्रेशन कराते हैं, नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कराते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन गलत। माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या होता है, ये है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन का भी क्या हो रहा है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, किसका माइग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, क्या कह रहा है, डज नॉट हैव, ठीक है। एक अणु के अनुनाद संरचना में नहीं होता है, क्या नहीं होता है। देखो, कल भी एक क्वेश्चन था, मतलब पार्ट ए में भी एक क्वेश्चन था आपके कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल हैव, और आपके पास वहां भी यही 4 ऑप्शंस दी हुई थी, ठीक है। यही 4 ऑप्शंस, वहां पे मैंने बताया था कि आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी होते हैं, नियरली द सेम एनर्जी कांस्टेंट भी होते हैं, और द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या नहीं होते हैं, आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए डज नॉट हैव जब पूछा है, डज नॉट हैव यानी क्या नहीं होता है, तो उस केस में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या नहीं होता है, आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। आई बात समझ में, चलो। होमोलिटिक फिजन और CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड का अगर होमोलिटिक फिजन कराएं तो आपको किस चीज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, होमोलिटिक फिजन ऑफ CC बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, होमोलिटिक फिजन क्या होता है, पहली बात, होमोलिटिक फिजन यानी कि जब सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में क्या हो जाए, क्या कहते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाए, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो आपका क्या होता है, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। चलो, अब CC बॉन्ड में जब होमोलिटिक फिजन होगा, अब जनरल सोचो, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों सेम टाइप एटम है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपनी तरफ खींच लेता है ना, और बाकी इधर आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब सेम टाइप है तो एक इलेक्ट्रॉन, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा,
और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, यानी 2c डॉट, यानी 2 कार्बन के फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कार्बन के फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या दिया, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, नन ऑफ दिस। क्या मिला है आपको? होमोलिटिक फिजन से आपको क्या मिला है? तो आपको फ्री रेडिकल्स मिले हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो क्या कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बियरिंग द नेगेटिव चार्ज इन कार्बन आयन, यानी कि आपके पास उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है जिसपे क्या हो, जो कार्बन आयन यानी C- हो। ठीक है, इसका क्या बता रहा है आपको? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कार्बोनियम में नेगेटिव आवेश वाले कार्बन परमाणु का संकरण है, क्या होता है उस केस में? आपका sp2 होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? sp2 हो रहा होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट O2 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल के किस पॉइंट को, किस बात को, किस फैक्ट को नहीं एक्सप्लेन किया गया है। O2 कणिक अणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संयोजकता बद्ध सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है? ठीक है, इसको भी मैंने बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस में चेक करना। कहाँ पे? वैलेंस बॉन्ड के थ्योरी में लिमिटेशंस में बताया था मैंने कि जो O2 होता है उसका पैरामैग्नेटिज्म, उसका जो पैरामैग्नेटिज्म है उस प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी ये लिमिटेशन है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे तो आप फटाक से ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 4s 4p 4d 4f orbitals have same energy for 4s 4p 4d 4f, किसके लिए? मतलब किस आपके हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, टी के लिए, एफ के लिए। तो आपके किसके लिए? आपका 4s 4p 4d 4f, ये जो चारों हैं ये इक्वल होंगे। ठीक है, चारों एनर्जी लेवल्स इक्वल होंगे। तो ये आपको जैसे पता है कि 4s 4p 4d सबका क्या होता है, एनर्जी सेम नहीं होता है ना, एनर्जी इन चारों की एनर्जी सेम नहीं होती, लेकिन ये सब किसके लिए इक्वल होते हैं? ये सब आपके हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए इक्वल होते हैं। बाकी किसी भी एटम के लिए आपके ये कोई भी एनर्जी लेवल हो वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सारे कुछ इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज, PCl5 का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? तो PCl5 कैसे होता है? Cl जुड़ा हुआ होगा, है ना, ये क्या होगा? ठीक है, ये आपका Cl2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा शेप है? ये कौन सा शेप है? आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 को भी हमने डिस्कस किया था, ये कौन सा शेप है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The state of hybridization in sulfur atom SF6 is, ये जो सल्फर एटम, ये जो SF6 है, SF6 है, तो इस SF6 में आपका जो पर्टिकुलरली कौन सा सल्फर एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SF6 का स्ट्रक्चर जो होता है SF6 FFF, यही होता है SF6 का स्ट्रक्चर, और साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो उस केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है वो क्या आता है? sp3d2। ठीक है, sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो द बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एटम इन O2 इफ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन इट्स, अगर बॉन्डिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एटम इन O2 में अगर बॉन्डिंग हम एक्सप्लेन करें किससे? वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी से, तो फिर क्या क्या प्रॉपर्टी उसकी, कौन सी चीज उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वही आपको बताना है। यदि O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच के बंधन को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाया जाए तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता। क्या नहीं स्पष्ट हो पाता? स्टेबिलिटी, जीरो डायपोल मोमेंट, पैरामैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा?
जो पिछला क्वेश्चन था लिमिटेशन वाला वो भी इसी तरीके से था, तो वहां भी मैंने बताया कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। All the F atoms among the molecules listed below is coplanar except in the case of, नीचे सूचीबद्ध अणुओं में से सभी F परमाणु सह समतलीय हैं सिवाय निम्नलिखित के। देखो इसमें से कौन सा तुमको बताना है कि कौन सा इसमें से कोप्लेनर नहीं होगा। लिस्टेड बिलो आर कोप्लेनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ। ठीक है, कोप्लेनर क्या होता है, सेम प्लेन में लाई करना। कोप्लेनर क्या है कि सेम प्लेन में लाई करे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कोप्लेनर नहीं होगा, यानी कि आपको सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी आप बता पाओगे। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या है, BF3। क्या है आपके पास, BF3। BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, BF3। ये हो गया आपके BF3 का स्ट्रक्चर। तो क्या इसमें सारे F मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है, तो हैं ये प्लेनर। ठीक है, F मॉलिक्यूल प्लेन में है, मतलब कि कोप्लेनर, मतलब कि सेम प्लेन, प्लेनर नहीं लिखूंगी मैं, कोप्लेनर है। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, SiF4। तो SiF4 जो होता है, SiF4 इसका शेप क्या होता है, SiFF। ठीक है, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और जब शेप टेट्राहेड्रल होता है आपके पास, तो क्या, सॉरी, टेट्राहेड्रल में सारे जैसे कार्बन हाइड्रोजन का लो बेस्ट एग्जांपल, तो उसमें क्या सारे H मॉलिक्यूल, H एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं, नहीं। तो इसके क्या सारे फ्लोरीन कोप्लेनर होंगे, नहीं। ठीक है, तो ये कोप्लेनर होगा। बाकी ClF3 भी और XeF4 भी, ये भी दोनों क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है, आपका क्या है, ClF3 है, और क्या है फिर आपका XeF4। तो XeF4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, Xe होगा, फिर ये चारों पे क्या जुड़ा होगा स्क्वायर प्लेनर में, F, और ये आपका F, और फिर आपका है ClF3। तो ClF3 में भी यही होता है, ये आपका हो गया Cl, और ये आपका 2 F जुड़ा होता है, और साथ में इसके 2 लोन पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 4 to 6 7 8, हाँ ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका SiF4। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस केस में SiF4। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, और ये PDF आपको क्या कहते हैं, बैच में, जो टारगेट गुरुकुल पे जो बैच सारथी बैच है आपका मोबाइल ऐप में, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।